एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उर्दू वाले भैया पर आप सभी का इस्तकबाल है। गज़ल गो शुअरा के किस्त नंबर 10 में जिस शायर की सवाने हयात और अदबी खिदमात पर बात होगी वो हैं हाली। ये मवाद NCERT की किताबों से तैयार किया गया है जो आपके पेश खिदमत है। अक्सर जो भी क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं किसी भी बोर्ड, यूनिवर्सिटी या कॉलेज के, वो किसी भी लेवल का हो, वो अक्सर सवालात यहीं से तैयार किए जाते हैं। और ये जो वीडियो आपको कारामद साबित हो सकती है वो BPSC जो अभी बिहार में पेपर होने वाला है DSSB मानू B.Ed के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको यूज़फुल होगा। आइए देखते हैं आगे। कह रहे कि अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए और 1914 में पानीपत में ही इनका इंतकाल हो गया। आगे देखिए, हाली पानीपत में 1937 में पैदा हुए थे। हाली अभी 9 साल के ही थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। 9 उम्री में ही शादी हो गई। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या है। हाली तहसील इल्म के शौक़ में दिल्ली आए। हाली ने दिल्ली में अरबी की इब्तदाई किताबें पढ़ी। हाली ने दिल्ली में कौन सी किताबें पढ़ी? अरबी की इब्तदाई किताबें पढ़ी। जो बुनियादी अरबी किताबें होती हैं वो हाली ने दिल्ली में पढ़ी। इसी दौरान जब हाली दिल्ली में मुकीम थे, दिल्ली में तालीम के गरज से दिल्ली उनका आना हुआ, तो इसी दौरान हाली की गालिब से मुलाकात हुई। अगला पॉइंट है कि हाली ने उर्दू और फ़ारसी का कुछ कलाम बग़र्ज़ इस्लाह इन्हें दिखाया। किनको? गालिब को दिखाया। ठीक है। और इसके अलावा गालिब से फ़ारसी के कुछ कसायद पढ़े। जो कसीदे फ़ारसी के थे हाली ने गालिब से पढ़े। लेकिन साल 1.5 साल बाद हाली अहले खाना की दबाव यानी अपने घर के दबाव की वजह से उन्हें फिर अपने वतन पानीपत लौटना पड़ा। अगला पॉइंट है कि हाली को 1963 में हाली नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता रईस जहांगीराबाद ज़िला बुलंदशहर से वाबस्ता हो गए। 1863 में हाली किससे वाबस्ता हुए? मुस्तफ़ा खां शेफ्ता से, जिनको आप शेफ्ता के नाम से भी जानते हैं। तो 1863 में मुस्तफ़ा खां शेफ्ता से ये वाबस्ता हुए। शेफ्ता क्या थे? पॉइंट देखिए कि शेफ्ता मुमताज़ आलिम, उर्दू फ़ारसी के खुशफ़िक्र शायर और साहिब ज़ौक़ इंसान थे। अगला पॉइंट है कि शेफ्ता की सोहबत में हाली का अदबी ज़ौक़ और निखर गया। जब हाली शेफ्ता की सोहबत में गए, शेफ्ता की जब सोहबत में हाली गए थे तो इनका जो अदबी ज़ौक़ था और निखर कर सामने आया। इस दौरान गालिब और दिल्ली से हाली के ताल्लुकात और उस्तवार हो गए और मजबूत हो गए और आना जाना दिल्ली और गालिब के पास लगा रहा। अगला पॉइंट है कि 1872 में वो लाहौर गए। हाली क्या है, 1872 में लाहौर गए और वहाँ इन्हें गवर्नमेंट बुक डिपो में मुलाजिमत मिल गई। तो दिल्ली से जब ये लाहौर गए 1872 में, तो कहाँ गए? गवर्नमेंट बुक डिपो में मुलाजिमत करने गए, मुलाजिम हो गए यहाँ के। हाली का काम ये था, कहाँ पे? लाहौर में गवर्नमेंट बुक डिपो में हाली का काम क्या था कि वो अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा की हुई किताबों की इबारत दुरुस्त कर दिया करें। इस तरह उन्हें जब ये काम कर रहे थे, तर्जुमे की जो इबारत थी उसको दुरुस्त करते थे, तो इस दौरान उनको क्या फ़ायदा हुआ? इस तरह उन्हें ज़बान व अदब से मुतालिक मग़रिबी ख़यालात और बाज़ जदीद उलूम से वाक़फ़ियत हासिल करने का मौका मिला। जो जदीद इल्म था और ख़ास करके मग़रिबी जो ख़यालात की किताबें थी और जो जदीद इल्म था, उससे इनको बहुत ज़्यादा वाक़फ़ियत हुई, इन्होंने उससे फ़ायदा हासिल किया। अगला पॉइंट है, लाहौर से हाली के ज़हन में उर्दू नस्र और नज़्म की इस्लाह का ख़्याल आया। कि जब हाली लाहौर में मुकीम थे, जब लाहौर में क़याम पज़ीर थे, तो उस वक्त इनके ज़हन में ख़्याल आया कि हम क्यों ना उर्दू नस्र और नज़्म की इस्लाह करें। अगला पॉइंट है कि कर्नल
हॉर्ड्राइड ने लाहौर में अंजुमन पंजाब कर्नल हॉर्ड्राइड ने लाहौर में अंजुमन पंजाब के मुशायरे की बुनियाद डाली। तो अंजुमन पंजाब की बुनियाद किसने डाली? कर्नल हॉर्ड्राइड ने। तो हाली इसमें नुमाया तौर पर हिस्सा लिए। तो ये जो अंजुमन पंजाब की बुनियाद डाली गई, इसमें हाली ने नुमाया तौर पर हिस्सा लिया। अगला पॉइंट है कि हाली को मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ जदीद उर्दू नज़्म की बुनियाद गुज़ारों में शुमार किया जाता है कि जब भी जदीद उर्दू नज़्म की बात आती है तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ हाली का नाम ज़रूर लिया जाता है। अगला पॉइंट है कि हाली ने उर्दू में नए अंदाज़ की सवानेह उमरियों का सिलसिला भी शुरू किया। जो नए तरीके से, नए अंदाज में सवाने उमरी बायोग्राफ़ी लिखने का तरीका था, तो हाली ने उर्दू में उसकी इब्तिदा की। जैसे हयात सादी 1886 में जो पहली सवाने उमरी है उन्होंने लिखी 1886 में। यादगार गालिब 1897 में। कुछ किताबों में 1894 के बजाय 1897 मिलेगा आपको, लेकिन एनसीईआरटी की किताब में वाज़ेह तौर पे 1894 का तस्करा है कि यादगार कब लिखी गई? यादगार गालिब 1894 में। कुछ किताबों में आपको मिलेगा कि 1897 में, लेकिन वो किताब जब कभी सवाल आएगा तो क्या वो जवाब सही है कि नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें वाज़ेह तौर पे आपको लिखा है 1894। और हयात जावेद 1901 में लिखी गई। इनकी मशहूर सवाने उमरी है। जो 3 सवाने उमरी का इन्होंने तस्करा किया, एनसीईआरटी किताब में तस्करा किया गया है। हयात सादी जो कि 1886 में लिखी गई, यादगार गालिब जो 1894 में लिखी गई, और हयात जावेद जो 1901 में लिखी गई, इनकी मशहूर सवाने उमरी है। अगला पॉइंट है कि 1893 में हाली ने अपना दीवान मुरत्तब किया। जो हाली का दीवान था तो किस सन मुरत्तब किया? 1893 में। तो उसके शुरू में एक मुकदमा भी लिखा। जो दीवान इन्होंने मुरत्तब किया था, तो इस दीवान में इन्होंने एक मुकदमा लिखा। उस मुकदमे का नाम क्या था? मुकदमा शेर व शायरी के नाम से मारूफ़ है। और मुकदमा शेर व शायरी कब लिखी गई? 1893 में। इसकी अहमियत ये कि शायरी की तनकीद पर उर्दू की पहली बाकायदा किताब है। शायरी की तनकीद पर पहली उर्दू की बाकायदा किताब क्या है? मुकदमा शेर व शायरी, जो कि जब अपना दीवान मुरत्तब कर रहे थे 1893 में, उस वक्त मुकदमा शेर व शायरी को उन्होंने लिखा हाली ने। तो उर्दू की पहली बाकायदा किताब मुकदमा शेर व शायरी है, जो कि 1893 में तहरीर हुई, लिखी गई। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। हाली ने नज़्म के अलावा गज़ल के भी अच्छे शायर थे। हाली क्या ऐसा नहीं है कि सिर्फ नज़्म के ही शायर थे, गज़ल के भी वो एक अच्छे शायर थे। उनकी गज़लों में लहजे का धीमापन, मुबालगे से परहेज़, गुफ्तगू का अंदाज़ और मुहावरे की चाशनी नुमाया है। जब आप हाली की नज़में और गज़लें पढ़ेंगे तो उसमें आपको लगे कि उनका लहजा बहुत धीमा है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता है, और मुबालगे से उन्होंने बहुत परहेज़ किया। कहीं भी मुबालगा आराई से उन्होंने काम ही नहीं लिया। गुफ्तगू का अंदाज़ और मुहावरे की चाशनी आपको नुमाया नज़र आएगी। ये हाली के थोड़ा सा तस्करा पेश किया गया है कि हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए और 1914 में पानीपत में ही इनकी वफ़ात हो गई। उसके बाद तहसील इल्म के हुसूल के लिए दिल्ली का सफ़र किया और दिल्ली में इन्होंने इब्तिदाई अरबिक सीखी। उसके बाद ये हाली गालिब से भी वाबस्ता रहे, उनकी मुलाकात हुई। फिर ख़ानदानी लोग अहले खाना ने इनको दबाव देकर फिर अपने वतन वापस बुला लिया और 1863 में नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शिफ्ता से इनकी मुलाकात हुई। और शिफ्ता की मुलाकात से, उनके साथ रहने से इनका जो ज़ौक़ था, बहुत अदबी ज़ौक़ बहुत परवान चढ़ा। और फिर 1872 में हाली लाहौर का रुख कर लिए और वहाँ पे अंग्रेज़ी से जो
اردو کا ترجمہ ہوتا تھا اس کی عبارت کو درست کرنے کا یہ کام کرتے تھے۔ اسی دوران کرنل ہالڈرائٹ نے لاہور میں انجمن پنجاب کی بنیاد ڈالی، جس میں حالی نے بہت نمایاں طور پر اس میں حصہ لیا، اور محمد حسین آزاد جو جدید اردو نظم پر بہت زیادہ کام کیا، اس کے ساتھ ساتھ حالی کا بھی محمد حسین آزاد کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ حالی نے نئے انداز سے سوانح عمری لکھنے کی کوشش کی، جس میں سب سے پہلی سوانح عمری حیات سعدی کے نام سے آپ کے سامنے پیش نظر آتی ہے، جو کہ 1886 میں لکھی گئی، اور اس کے بعد یادگار غالب جو 1894 میں لکھی گئی NCERT کے بک کے حوالے سے۔ میں آپ کو بول رہا ہوں کہ کہیں کچھ کتابوں میں 1897 آپ کو لکھے گا، 1897، لیکن NCERT نے 1894 واضح طور پہ لکھا ہے، اور حیات جاوید 1901 میں لکھی گئی۔ اور 1893 میں جب اپنا دیوان مرتب کر رہے تھے تو اس کے اپنے دیوان کے مقدمے میں انہوں نے ایک مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے مقدمہ لکھا، جو کہ اردو شاعری کی سب سے پہلی باقاعدہ تنقیدی کتاب مانی جاتی ہے۔ حالی نے نظم کے ساتھ ساتھ غزل پہ بھی کام کیا، اور غزل میں جو ان کا لہجہ تھا، دھیما پن تھا اس میں، اور مبالغے سے انہوں نے پرہیز کیا، گفتگو کا انداز اور محاورے کی چاشنی ان کی غزلوں میں نمایاں نظر آتی ہے۔ اور یہ جو حالی کی جو سوانح عمری ہے، جس کتاب سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، NCERT کتاب گلستان ادب جو 12ویں جماعت کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 143 پہ آپ جائیں گے، 143 پہ، تو آپ کو حالی کے متعلق جو سوانح حالی کی ہے اس پہ آپ کو اس کا تذکرہ نظر آئے گا۔ یہ اب تک کی اس قسط کی غزل گو شعراء میں 10واں یہ ویڈیو تھا حالی کے اوپر۔ اب انشاءاللہ آپ کے سامنے جو بھی 10 ویڈیو بن چکے ہیں غزل گو شعراء پہ، اس پہ MCQ معروضی سوالات بن کے تقریباً جو بھی اہم پوائنٹ ہوں گے، جو سوالات بن سکتے ہیں کسی بھی بورڈ کے ایگزام میں، کسی بھی اسٹیٹ کے ایگزام میں، تو وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ اگلی ویڈیو جو ہوگی وہ آپ کو جو بھی ابھی تک بتایا گیا ہے، جن کی سوانح عمری پر تذکرہ کیا گیا ہے، اس پر معروضی سوالات آپ کے سامنے لے کر میں پیش ہوں گا انشاءاللہ۔ تب تک پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ آپ اردو والے بھیا کے چینل کو زیادہ سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے ساتھیوں تک جو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، BPSC کی تیاری کر رہے ہیں، DSSB کی تیاری کر رہے ہیں، مانو B.Ed کی تیاری کر رہے ہیں، یا کہیں کسی یونیورسٹی کی MA کی تیاری کر رہے ہیں، یا BA کی تیاری کر رہے ہیں، تو یہ سب سوالات اکثر اسی کتاب سے بنائے جاتے ہیں۔ تو اس کو آپ ویڈیو کو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر اگلی ویڈیو میں جو معروضی سوالات کے ساتھ آپ کے سامنے میں پیش ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔